भारत में बहुत से ऐसे घोटाले हुए हैं जिनके बारे में लोगों ने कभी सोचा तक नहीं था। वही ये घोटाले इतने बड़े थे कि इनसे बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ, यहाँ तक कि भारत सरकार को भी करोड़ों की चपत लगी। इन घोटालों के बाद कुछ क्रिमिनल तो पकड़ में आए, लेकिन कई फरार हो गए। आइए आज आपको भारत के 5 ऐसे ही घोटालेबाजों के बारे में बताते हैं जिनकी तरकीबों ने लोगों का सिर चकरा दिया। हर्षद मेहता। अगर कभी बात शेयर बाजार से जुड़े किसी घोटाले की होती है तो हर्षद मेहता का नाम जरूर सामने आता है। हर्षद मेहता के घोटाले को लोग महा घोटाला कहते हैं, जिसका 1992 में पर्दाफाश हुआ था। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक यह घोटाला करीब 4025 करोड़ रुपए का था। यानी अगर सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से भी देखें तो आज के समय में इसकी वैल्यू करीब 30,000 करोड़ रुपए की है। हर्षद मेहता को 80 और 90 के दशक में शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। उनका स्टाइल और उनकी महंगी महंगी गाड़ियां देखकर हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता था। हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की उस समय की खामियों को अपना हथियार बनाया और शेयर बाजार से खूब नोट छापे। उसने एसएससी के शेयर को 200 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक पहुंचा दिया। वह शेयर बाजार में शेयरों को ऑपरेट करता था। कुछ चुनिंदा शेयरों में खूब सारा पैसा डालकर उसे आसमान की ऊंचाई तक ले जाता। लोग भी शेयर में तेजी देखकर उसमें खूब पैसा लगाते, लेकिन जब कीमत बहुत अधिक हो जाती तो मुनाफा लेकर निकल जाता था। लोग हैरान थे कि आखिर उसके पास इतना पैसा आता कहां से है। दरअसल वह बैंकों से फर्जी बीआर यानी बैंक रिसिप्ट के दम पर पैसे लेता था और उसे शेयर बाजार में लगा देता था। जब तक पैसे लौटाने का वक्त आता था वह दूसरे बैंक से पैसे ले लेता और पैसे चुका देता। इसी तरह वह गलत तरीकों और राजनीतिक संबंधों के दम पर तमाम सरकारी बैंकों से भी ढेर सारे पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाने लगा। जब 1992 में यह मामला खुला तो शेयर बाजार क्रैश हो गया और रिटेल निवेशकों के बहुत सारे पैसे डूब गए। इस घोटाले का पर्दा सुचेता दलाल ने किया था। केतन पारेख हर्षद मेहता का ट्रेनी हुआ करता था। जैसा गुरु था वैसा ही चेला भी निकला। केतन पारेख ने भी हर्षद मेहता की तरह ही शेयर बाजार में घोटाला किया। उसने भी हर्षद मेहता की तरह ही कुछ शेयर्स की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाया। उसके 10 फेवरेट स्टॉक थे जिन्हें वह ऑपरेट करता था। इन स्टॉक्स को उस समय K10 स्टॉक्स भी कहा जाने लगा था। केतन पारेख ने करीब 800 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। जिस तरह हर्षद मेहता ने घोटाला करने के लिए बैंक का इस्तेमाल किया, उसी तरह केतन पारेख ने भी बैंक से पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाए। हर्षद मेहता फर्जी बैंक रिसिप्ट का इस्तेमाल करता था तो केतन पारेख ने भी फर्जी पे ऑर्डर के जरिए घोटाला किया। पे ऑर्डर डीडी जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बनवाने से पहले बैंक में पैसे जमा करने होते हैं। केतन पारेख ने बैंक से सांठ-गांठ करके फर्जी पे ऑर्डर बनवाए और उन ऑर्डर के दम पर दूसरे बैंक से पैसे लेकर शेयर बाजार में लगाए। वह कुछ शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ाता था और जब दाम काफी बढ़ जाते थे तो उन्हें बेच देता था। हर्षद मेहता ने जहां रिटेल इन्वेस्टर्स को लुभाने का काम किया था, वहीं केतन पारेख ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लुभाया, क्योंकि उनके पास निवेश के लिए मोटी रकम होती थी। जब शेयर के दाम बढ़ते थे तो रिटेल निवेशक अपने आप ही उस शेयर की ओर खींचे चले आते थे। इस घोटाले का पर्दाफाश भी सुचेता दलाल ने ही किया था। हमारे इस लिस्ट में अगला नंबर है देश के जाने माने भगोड़े और बिजनेसमैन नीरव मोदी का। पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में एक बड़ा घोटाला होने की खबर सामने आई। इस घोटाले का मुख्य आरोपी था नीरव मोदी, जो बैंक को करीब 11,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर अपने परिवार के साथ ही विदेश भाग गया। कुछ समय बाद पता चला कि नीरव मोदी ब्रिटेन में छुपकर बैठा है। तब से लेकर नीरव मोदी के खिलाफ लंदन में ही मुकदमा चल रहा था और उसे भारत वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। वेल गाइस, अब आपको बताते हैं कि नीरव मोदी ने इतना बड़ा घोटाला कैसे किया। चलिए जानते हैं कि नीरव मोदी ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम कैसे दिया। इस पूरे मामले की जड़ में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU शामिल है। यह एक तरह की गारंटी होती है जिसके आधार पर दूसरे बैंक खातेदार को पैसा मुहैया करा देते हैं। अब यदि खातेदार डिफॉल्ट कर जाता है तो LOU मुहैया कराने वाले बैंक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह संबंधित बैंक को बकाया का भुगतान करे। PNB के एक डेप्यूटी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने कथित तौर पर स्विफ्ट मैनेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग किया। बैंक इसी सिस्टम से विदेशी लेन देन के लिए LOU के जरिए दी गई गारंटी को ऑथेंटिकेट करते हैं। इन्हें ऑथेंटिकेशन के आधार पर कुछ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने फॉरेक्स क्रेडिट दी थी। नीरव मोदी 2011 में बिना तराशे हीरे आयात करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए PNB की एक ब्रांच गया। उसके बाद कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी LOU जारी किए गए और बैंक मैनेजमेंट को धोखा दिया। इन फर्जी LOU के आधार पर
भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं ने पीएनबी को लोन दिया। जब फर्जी एलओयू मैच्योर होने लगा तो पीएनबी के उन कर्मचारियों ने 7 साल तक दूसरे बैंकों की रकम का इस्तेमाल इस लोन को रिसाइकल करने के लिए किया। जनवरी 2018 में जब नीरव मोदी ने फिर से पीएनबी के साथ उसी तरह का फर्जीवाड़ा करना चाहा तो नए अधिकारियों ने गलती पकड़ ली और धीरे धीरे ये पूरा घोटाला बाहर आ गया। जनवरी महीने के पहले एलओयू की अवधि खत्म हो गई और भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं को कर्ज की रकम वापस नहीं मिली तो इस मामले से पर्दा उठा। तब उन्होंने पीएनबी से संपर्क किया जिसने बताया कि उन्हें फर्जीवाड़े से गारंटी दी गई थी। उसके बाद पीएनबी ने अपने कई कर्मचारियों को निलंबित किया और बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की। विजय माल्या, किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक समेत कई बैंकों को कुल 9,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का चूना लगाया। इसमें 1,600 करोड़ का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई ने दिया था। इसके बाद पीएनबी 800 करोड़, आईडीबीआई 650 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर आता है। विजय माल्या हमेशा से ही एक रंगीन मिजाज इंसान था जिसे पार्टियां, शराब ये सब ही अच्छा लगता था। खैर जब तक सब कुछ ठीक था किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ये किंग ऑफ गुड टाइम्स करोड़ों का फ्रॉड करके किंग ऑफ बैड टाइम्स बन चुका है। आइए जानते हैं विजय माल्या ने कैसे किया इतना बड़ा घोटाला। सन 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। किंगफिशर को बड़ा बनाने की चाह में विजय माल्या ने 2007 में देश की पहली लो कॉस्ट एविएशन कंपनी एयर डक्कन को टेक ओवर कर दिया और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 5 साल के अंदर अंदर माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गई और पूरा बिजनेस लगभग खत्म हो गया। हालात बद से बदतर हो गए। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि विजय माल्या कर्ज के बोझ तले दब गया और देश छोड़कर फरार हो गया। इस घोटाले में बैंकों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर विजय माल्या को इतना बड़ा लोन दिया। यह भी कहा जा रहा है कि शायद इसमें कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों का भी हाथ हो, जिनके कहने पर भारतीय स्टेट बैंक जैसे कई सारे बैंक ने ढेर सारा लोन माल्या को दे दिया। राजू रामलिंग। राजू का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज शुरू करने से पहले राजू ने होटल, स्पिनिंग मिल और रियल एस्टेट में भी किस्मत आजमाई, लेकिन बात नहीं बनी। राजू ने विजयवाड़ा के लॉयल कॉलेज से बीकॉम किया था और अमेरिका की ओहियो यूनिवर्सिटी से एमबीए। राजू ने पहले स्पिनिंग मिल शुरू की जिसका नाम श्री सत्यम रखा गया था। बाद में ये कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनी बन गई और राजू ने झूठ का ताना बाना बुनने का धंधा शुरू कर दिया। तब इस कंपनी का संस्थापक और चेयरमैन रामलिंग राजू था, जिसने अपनी ही कंपनी में 7800 करोड़ रुपए का घोटाला किया। इससे निवेशकों के करीब 14,000 करोड़ रुपए डूब गए। राजू ने सत्यम कंपनी की शुरुआत सन 1987 में की थी। उस दौरान इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही थीं, जिनसे पिछड़ने का डर राजू को लगा रहा। एक भी कदम पिछड़ने के डर से राजू ने शुरू किया अकाउंटिंग का जादू और अपनी कंपनी का मुनाफा बढ़ा चढ़ा कर दिखाता रहा। कहना गलत नहीं होगा कि राजू ने 1 2 का 4 बताना शुरू कर दिया। कंपनी का दावा था कि उसके बैंक खातों में 5,000 करोड़ रुपए का बैलेंस है, लेकिन हर बैंक में जाकर खाते कौन चेक करता है। तो हर किसी ने राजू की इस बात को मान लिया, लेकिन हकीकत ये थी कि राजू के पास कोई पैसा नहीं था। जब राजू के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा तो उसने उल्टे सीधे फैसले करने शुरू कर दिए, जिसका कंपनी के शेयर होल्डर्स ने विरोध किया। पहले तो राजू ने अपनी ही 2 कंपनियों मेटास इंफ्रा और मेटास रियल एस्टेट को सत्यम में विलय करने का प्रस्ताव रखा, जिससे कंपनी के एडीआर की कीमत में 51% की कमी आई। जब हालात हाथ से निकल गए तो राजू ने दुनिया के सामने मान लिया कि उसने कंपनी का झूठा फायदा दिखाया है। बैंक बैलेंस तो दूर की बात, उसके पास तो बिजनेस चलाने तक के पैसे नहीं हैं। इसके बाद राजू को साल 2015 में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई और 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। वेल गाइस, हमारे इंडिया में घोटालेबाजों की कोई कमी नहीं है। आज भी रोजाना करोड़ों रुपए का घोटाला हमारे देश में होता है और हर रोज कई नए घोटाले भी हमारे सामने आते रहते हैं। दोस्तों, आपको इंडिया के और किस घोटाले के बारे में पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। एंड गाइस, मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।